हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ई नोट्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का, दैट इज स्टीम जनरेटर। पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे बॉयलर ट्रायल एंड हीट बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बॉयलर ट्रायल एंड हीट बैलेंस शीट हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक ही लेक्चर में ये दोनों हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। बॉयलर ट्रायल क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। सिलेबस में ये टॉपिक है हमारा। तो बॉयलर ट्रायल नाम से देखो, फॉर मेकिंग परफॉर्मेंस स्टडी ऑफ ए बॉयलर इट इज़ रन ऑन टेस्ट कंडीशन फॉर 3 to 4 आवर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप डीजल इंजन है, आपके ट्रेन का डीजल इंजन है, ठीक है। तो आप गौर किए होगे, इंजन को जल्दी बंद नहीं करते हैं, ठीक है। और चालू करते हैं इंजन तो कम से कम आधे घंटे तक, ठीक है। आधे घंटे क्या मतलब 1 से 2 घंटे तक इंजन चालू रखते हैं, उसके बाद वो इंजन काम करना चालू करता है। क्यों, कभी सोचा है? ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन तो आप पता करना। सेम टू सेम इन बॉयलर कंडीशन में, बॉयलर को स्टेबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने तक के लिए बॉयलर को 3 से 4 घंटे तक, 4 घंटे पहले बॉयलर को, जो आप मतलब आप चाहते हो कि आपका बॉयलर काम करे, आप फ्लूइड आपने बॉयलर में एंटर किया और आपका जो वाटर है तुरंत इवापोरेट होने लगे, आपका प्रोसेस चालू हो जाए, वो प्रोसेस आप चाहते हो तो अपने बॉयलर को 3 घंटे पहले, 3 से 4 घंटे पहले आप उस पर काम करना चालू कर दो, उस पर उसका फर्नेस ऑन कर दो। फिर आपका बॉयलर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब पे आएगा, तब जाकर आपका बॉयलर काम करना चालू करता है। तब आप जाके बॉयलर की परफॉर्मेंस, बॉयलर की एफिशिएंसी आप बता पाओगे विद द हेल्प ऑफ हीट बैलेंस शीट। तो बॉयलर ट्रायल हमारा यही है, ठीक है। देखते हैं, फॉर मेकिंग परफॉर्मेंस स्टडी ऑफ ए बॉयलर इट इज़ रन ऑन टेस्ट कंडीशन फॉर 3 to 4 आवर टू ऑब्टेन स्टडी कंडीशन। Okay, the study condition implied that the condition of fuel draught, temperature, pressure, water level, rate of feeding and evaporation etc remains same throughout the test run. Now the boiler trial is made. क्यों बनाया गया बॉयलर ट्रायल? इज मतलब बना है, ठीक है, टू डिटरमाइन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। आपका जो प्लांट है, मीन्स आपका जो पावर प्लांट है, उसमें जो आपने बॉयलर लगाया है, तो उसकी, आपकी पावर प्लांट की कितनी थर्मल एफिशिएंसी है, वो कैलकुलेट करने के लिए हमने बॉयलर ट्रायल बनाया। टू चेक द जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर व्हेन वर्किंग एट फुल लोड। जब आपका बॉयलर फुल लोड पे काम कर रहा हो, तब उसकी वो मतलब फुल लोड पे जब आपका बॉयलर काम कर रहा हो, तो उसकी जनरेटिंग कैपेसिटी, मतलब स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, वो फाइंड करने के लिए हम बॉयलर ट्रायल बना है। और ये सब फाइंड कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ हीट बैलेंस शीट। अब हीट बैलेंस शीट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। टू प्रिपेयर द हीट बैलेंस शीट सो दैट सुटेबल मेजर्स आर टेकन टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द प्लांट और एफिशिएंसी, ठीक है। अब आपको हीट बैलेंस शीट बनाना है, तो हीट बैलेंस शीट बनाना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। मीन्स आप फॉर एग्जांपल, आप जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक, उस एक्सपेरिमेंट का आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो, उसमें नोट करते हो, वही हमारा है हीट बैलेंस शीट, ठीक है। आपका आपका 1 kg फ्यूल में आपका कितना वाटर बर्न हो रहा है, वो कितना टाइम लगा, ठीक है, उसको हीट कर, वो करने में, सुपर हीटेड स्टीम होने में, जो हमने सुपर हीटर कनेक्ट किया उसमें कितना टाइम लगा, उसका स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, उसका आउटिंग टेम्परेचर कितना था, इनिशियल वाटर का टेम्परेचर कितना था, स्टीम का टेम्परेचर कितना है, स्टीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, ये सब हम हीट बैलेंस शीट बनाते हैं, पूरा डिटेल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी कैलकुलेट होता है, बॉयलर की कैपेसिटी कैलकुलेट होता है, बॉयलर की परफॉर्मेंस रेट कैलकुलेट होता है। ये सब हमारा हीट बैलेंस शीट ही बताता है, ठीक है। तो अब सीखना है हमको हीट बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कोई न्यूमेरिकल, तो आपको कैसे हीट बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल बनेगा, एक न्यूमेरिकल देगा कुछ, उसमें आपको टर्म्स दे देंगे कि इसका ये इतना है, ये इतना है, हीट बैलेंस शीट बनाओ। तो हीट बैलेंस शीट में आपको क्या क्या कुछ गिने चुने पार्ट, 5-6 पार्ट से, जो आपको हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, और फिर जो आपको पूछा होगा उसकी एफिशिएंसी, तो उस देख के कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। सो सॉरी, now heat balance sheet. We know that the efficiency of a boiler is the ratio of heat utilized in producing steam to the heat released in the furnace. ठीक है,
हीट बैलेंस हीट, तो सबसे पहले तो आप बॉयलर की एफिशिएंसी जानो क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बॉयलर की एफिशिएंसी, मतलब आप कोई चीज़ इनपुट दे रहे हो और उससे आउटपुट निकल रहा है, तो उसका एफिशिएंसी निकालना हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट कर दोगे तो उसकी एफिशिएंसी निकल आती है। सेम कंडीशन में ये बॉयलर है, ठीक है, और ये फर्नेस है। फर्नेस में आप कितना फ्यूल दे रहे हो तो वो फ्यूल कितना बर्न हो रहा है, उससे कितनी स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है पर घंटे, और पर घंटे जो आप फ्यूल दे रहे हो उनको डिवाइड कर दोगे तो आपका एफिशिएंसी निकल आएगा बॉयलर की, ठीक है। सो द हीट यूटिलाइज इज ऑलवेज लेस देन द हीट रिलीज, ठीक है। Now, the heat balance sheet represent an account of heat energy supplied in the fuel and the breakup of heat energy utilized by the various component of the boiler plant, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फर्नेस में हीट दिया, ठीक है, फर्नेस में हीट दिया, ठीक है, तो पर घंटे फर्नेस में आपने जो भी हीट दिया, फॉर एग्जाम्पल 8 जूल पर केजी, ऐसा हीट कुछ आपने 8 kg पर आवर आप दे रहे हो, मतलब 8 पर घंटे 8 किलो फ्यूल आपका बर्न हो रहा है, और उससे जो हीट निकल रही है वो हीट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने उसमें इकोनोमाइज़र किया तो इकोनोमाइज़र में कुछ हीट चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद सुपर हीटर में, उसके बाद एयर प्री हीटर में, तो ऐसे चेंज होते जाता है, ठीक है। तो ये सबको हीट बैलेंस शीट क्या करता है, कैलकुलेट करता है। Now, the heat balance sheet is usually drawn either on the basis of kilojoule per minute or on the basis of heat energy per kg of fuel burnt और द परसेंटेज बेसिक, ठीक है। तो जो हीट बैलेंस शीट है जो आप बनाते हैं वो बनाते हैं किलो, आप इधर आपका जो नॉर्मल है किलो जूल पर मिनट के हिसाब से, या फिर हीट एनर्जी पर केजी ऑफ फ्यूल मीन्स केजी पर केजी ऑफ फ्यूल जो बर्न हो रहा है उसके हिसाब से, या फिर परसेंटेज में, ठीक है। यही 3 टॉपिक पे लेके हम हीट बैलेंस शीट का ड्रॉ करते हैं, ओके। नाउ अब ये देखो कुछ फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है। ये आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ बॉयलर प्लांट, बॉयलर जो प्लांट सेटअप है उसका ब्लॉक डायग्राम है। अब देखो कैसे है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये एयर प्री हीटर है, ठीक है, ये आपका बॉयलर है, बॉयलर में ये ग्रेट लगा हुआ है जिसपे हमारा कोल रखा हुआ है, ठीक है, कोल रखा हुआ है, और ये फर्नेस से हमारा हीट आया, ठीक है, फर्नेस से ये हमारा हीट आया, हीटेड एयर, ये एयर हीटेड एयर है तो इसका टेम्परेचर TA हमने दिया, ये ग्रेट में गया, और इससे हमारा क्या हुआ, बॉयलर फर्नेस स्टार्ट हुआ जलना, और ये बॉयलर को हीट करने लगा। तो बॉयलर को हीट करने लगा तो इससे जो हमारा वेट स्टीम निकलेगा, इसमें वाटर था तो वाटर जो निकलेगा वो पूरी तरीके से स्टीम में नहीं बदला, उसमें कुछ मात्रा में आपका मॉलिक्यूल कुछ वेट स्टीम उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो उसका एंथैल्पी जो होगा H होगा। फिर वो सुपर हीटर में आप भेज दोगे, तो वो सुपर हीटर में भेजने के बाद जो स्टीम निकलेगा उसकी एंथैल्पी H सुपर हीट हो जाएगी, ठीक है, स्टीम टू प्राइम। उसके बाद जो सुपर हीटर से स्टीम निकला, मीन सुपर हीटेड स्टीम जो निकला है वो आपके टरबाइन में जाएगा और आप पावर जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लू गैसेस ग्रेट में आया, उसके बाद बॉयलर को हीट किया, और उसके बाद बचा कुछ जो फ्लू गैसेस हैं वो हमारा किस में गया, सुपर हीटर में, ठीक है। तो जब ये फ्लू गैसेस स्टार्टिंग में एयर टेम्परेचर कितना था, हीटेड एयर टेम्परेचर TA, और फिर जब बॉयलर से निकला तो उसकी टेम्परेचर हो गई TF1, ठीक है। सुपर हीटर में गया, सुपर हीटर में जाने के बाद जो निकला आपके जो वाटर कुछ सुपर हीट किया, और उसके बाद जो निकला TF2 उसका टेम्परेचर है। उसके बाद वही आपका इकोनोमाइजर में चला गया, वही फ्लू गैसेस जो गर्म है, तो TF2 इकोनोमाइजर से पहले उसका टेम्परेचर था, इकोनोमाइजर से निकलने के बाद TF3 हो गया। उसके बाद वो जो टेम्परेचर वाटर एयर है वो गया हमारा एयर प्री हीटर में, और एयर प्री हीटर में गया TF3 और बाहर निकला TF4 से, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर आपको फ्लू गैसेस के मिल गया, ठीक है ना। अब ये होगा फीड पंप, ठीक है, ये फीड पंप से फीड वाटर, ठीक है, तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर वाटर फीड करने से फीड टेम्परेचर T1 जिससे लिखते हो, या फिर T0 से जिसे दिखाते हो, फीड वाटर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर है उसको आपने क्या किया, पंप के थ्रू आप भेजे, तो पंप के थ्रू भी आपने इकोनोमाइजर में भेजा, तो इकोनोमाइजर में फ्लू गैसेस जा रहा है, देख जा रहा है, तो ये कुछ हीट लेगा हमारा, और कुछ स्टीम हीटेड वाटर जो ये क्या होगा, जो वाटर होगा वो हीट हो जाएगा और हीटेड वाटर बाहर निकलेगा जिसका टेम्परेचर T1 हो जाएगा। तो फीड वाटर टेम्परेचर कितना था, T0, और इकोनोमाइजर से जब निकला तो वो गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर होगा T1, और फिर वो बॉयलर में गया, और बॉयलर से जब निकला तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, मीन्स तो वेट स्टीम्स के अंदर कुछ वाटर की मॉलिक्यूल्स भी होंगे। फिर वो सुपर हीटर में गया, और वो जो बाहर निकला तो उसमें कोई मॉलिक्यूल्स वाटर के नहीं है, सिर्फ सुपर हीटेड स्टीम है जो कि हमारे प्राइम मूवर को रोटेट करेगा।
तो ये फिगर समझ में आ गया आपको कैसे काम करना है। हर एक इकोनोमाइजर हो, सुपर हीटर हो, उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे अलग टेम्परेचर, आउटर पे अलग टेम्परेचर, एंथैल्पी अलग अलग, इकोनोमाइजर हो, एयर प्री हीटर हो, सब ऐसे। ये हमारा मेन ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, अब हीट बैलेंस शीट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ हम डेरिवेशन करने वाले हैं। लेट एम एफ, ठीक है, एम एफ के ऊपर डॉट लगा हुआ है, दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न इन केजी पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में कितना किलो अमाउंट, कितना केजी ऑफ फ्यूल आपका बर्न हो रहा है, दैट इज एम एफ डॉट, ठीक है। CV इज द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा आपके फ्यूल का, उतना अच्छा फ्यूल बर्न होगा, ठीक है। उतना अच्छा बर्न होगा मतलब उतना ईजिली बर्न होगा, ये नहीं कह रहा हूँ, उतना अच्छा पूरी तरीके से बर्न होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बदले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये सब, ठीक है। एच एफ नॉट क्या है, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर, एच एफ नॉट की बात कर दी है, मीन्स ये एफ नॉट है। और यहाँ पे देखो आप फीड वाटर जब टेम्परेचर जब दे रहे थे, इसका टेम्परेचर टी नॉट था टी नॉट यहाँ पे, तो ये एच एफ नॉट क्या होगा आपका, फीड वाटर एंथैल्पी होगा, ठीक है, किलो जूल पर के जी में एट टेम्परेचर टी नॉट पे, ओके। नाउ एच एफ वन क्या होगा, टेम्परेचर T1, एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एग्जिट ऑफ इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से हीटेड वाटर जो निकल रहा है टेम्परेचर T1 है, तो ये HF1 क्या हो जाएगा, जो यहाँ से एंथैल्पी निकला है उसका वो एंथैल्पी हो जाएगा। M क्या है, इवापोरेशन रेट ऑफ वाटर, वाटर की किस रेट से इवापोरेट हो रहा है, डेट इज M। H क्या है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ द बॉयलर, बॉयलर से जो आपका स्टीम निकला जिसमें थोड़ा वाटर का मॉलिक्यूल है, वेटेड स्टीम, उसकी एंथैल्पी H, ठीक है। H सुपर हीटेड, सुपर हीटर से जो आपका स्टीम सुपर हीटर में गया उससे जो निकला उसकी एंथैल्पी H सुपर हीटेड, तो एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ सुपर हीटर। हमें क्या है, मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, ठीक है, कितना एयर आप सप्लाई कर रहे हो पर केजी ऑफ फ्यूल के हिसाब से। mg क्या है, 1+ma, दैट इज मास ऑफ फ्लू गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल, कितना फ्लू गैसेस निकल रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल को जलने पे, दैट इज mg, दैट इज 1+ma, ठीक है। उसके बाद हमारा टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ एयर एट एंट्री एट द प्री हीटर, ठीक है। टी ए क्या है, टेम्परेचर ऑफ एयर एट द एग्जिट ऑफ द प्री हीटर, ओके। TF1 टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस एट एंट्री ऑफ द सुपर हीटर, सुपर हीटर में जो फ्लू गैसेस एंटर हो रहा है उसका टेम्परेचर TF1, और TF2 जो सुपर हीटर से निकल रहा है वो इकोनोमाइजर्स में जो एंटर हो रहा है TF2, इकोनोमाइजर से जो निकल रहा है TF3, प्री हीटर में जो एंटर हो रहा है टेम्परेचर TF3, प्री हीटर से जो टेम्परेचर बाहर निकल रहा है TF4, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। और उसके बाद लास्ट में है CPA, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, किलो जूल पर केजी केल्विन, और CPG, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। तो ये पूरे टर्म समझ में आ गए। ये पूरे टर्म को अगर समझना हो, याद करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है याद नहीं होगा, याद करना हो तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ बॉयलर जो है, ये जो बॉयलर का ब्लॉक डायग्राम है बॉयलर प्लांट का, ये आपको माइंड में एकदम अच्छे से फिट होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया तो ये जो टर्म्स हैं इसको आपको याद करने में रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, एक्चुअल में जो हीट बैलेंस शीट बनाते हैं वो ये हैं, जो ये है मेन हीट बैलेंस शीट, ठीक है। जब भी हीट बैलेंस शीट बोले तो फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, 4, 5, ये सब फार्मूला आप कैलकुलेट वैल्यू फार्मूला कैलकुलेट कर दो, वो आपकी हीट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने से पहले थोड़ा सा हम और बात कर लेंगे, उसके बाद फिर ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, मास फ्लो रेट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर डेट इज m.a इज इक्वल टू ma इंटू mf, ठीक है। अब ma क्या है, मास ऑफ एयर, और m.f क्या है, रेट ऑफ m क्या है, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड इन केजी पर मिनट, ठीक है। m.f क्या है, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न पर केजी ऑफ फ्यूल। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर, किस फ्लो रेट से आप एयर ट्रांस दोगे, तो ma मास ऑफ एयर इंटू दिस फ्यूल बर्न जो हो रहा है वो, तो आपका मास फ्लो रेट निकल जाएगा। मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस का निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो फ्लू गैसेस का निकालना हो तो सेम मास फ्लो, जितना फ्यूल जो बर्न हो रहा है उसमें 1+a j, मतलब मास ऑफ गैस जी, mg जो आपका है, दिस mg मास ऑफ फ्लू गैसेस पर केजी ऑफ फ्यूल जो आप दे रहे हो, फ्लू गैसेस पर केजी मतलब पर केजी ऑफ फ्यूल जलने से जो फ्लू गैसेस निकल रहा है वो इंटू जितना जल रहा है, ओके। तो ये आपका हो गया मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस, ठीक है। और एयर के लिए आप जितना एयर सप्लाई कर रहे हो 1 kg ऑफ फ्यूल जलने में, और 1 kg ऑफ फ्यूल जलने में कितना हमारा फ्लू गैसेस निकल रहा है ये, ओके।
नाउ हीट एनर्जी सप्लाइड इन फ्यूल, कितना हीट एनर्जी फ्यूल को आप सप्लाई कर रहे हो कि वो बर्न हो रहा है, तो वो फाइंड करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू को आपको इंटू कर देना होगा मास ऑफ फ्यूल बर्न पर के जी, इतना ही है ना, पर के जी पर मिनट, ठीक है, के जी पर मिनट। तो आपको हीट एनर्जी निकालना हो फ्यूल की, तो हीट एनर्जी के क्यू इज इक्वल टू जितना फ्यूल पर मिनट बर्न हो रहा है उसमें कैलोरीफिक वैल्यू की इंटू कर दोगे तो आपका हीट एनर्जी निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद है हीट एनर्जी यूटिलाइज इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बॉयलर। अब बॉयलर में बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, जैसे इकोनोमाइजर लगा हुआ है, सुपर हीटर लगा हुआ है, एयर प्री हीटर लगा हुआ है, जो लगे हुए हैं, तो उसके कारण जो हीट यूटिलाइज, कितना वो हीट यूटिलाइज कर रहा है अपने अंदर, ठीक है, वो कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है, हीट बैलेंस शीट में, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर फॉर स्टीम, बॉयलर में कितना हीट यूटिलाइज हो रहा है वो दैट इज Q1 से हम दिखा रहे हैं, विच इज इक्वल टू H माइनस HF1, ठीक है। HF1 क्यों हुआ, HF1 हमारा देखो ये हुआ बॉयलर, ठीक है, और ये आपका इकोनोमाइजर से हीटेड वाटर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपने इकोनोमाइजर में फीड वाटर को फीड किया ठंडे पानी को, और इकोनोमाइजर उसको हीट करके जो बाहर दे रहा था उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी HF1 और टेम्परेचर T1। तो बॉयलर में गया, अब बॉयलर जो निकल रहा है उसकी वेट स्टीम, उसकी एंथैल्पी कितनी है H। अभी हमने बॉयलर प्लांट में देखा है, देखो इकोनोमाइजर से T1 निकल रहा है और HF1 इसकी एंथैल्पी हो जाएगी, और बॉयलर से जो वेट स्टीम निकल रहा है H, दैट इज द दिस, तो उसका हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर क्या हो जाएगा, तो जितना निकल रहा है माइनस जितना घुस रहा है वो इंटू जो आपका एम डॉट है, ठीक है, कितना इवापोरेशन रेट है आपका वाटर का, इवापोरेशन रेट को मल्टीप्लाई कर दोगे, हीट बॉयलर में हीट यूटिलाइज निकल आएगा। नाउ हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर में कितना है, अब देखो फीड वाटर, तो ये रहा इकोनोमाइजर, इसमें वाटर फीड कर रहे हो T0 टेम्परेचर से, मीन्स H0 आपका क्या है, इसमें H0 लिखो या HF0 लिखो, या आपका फीड वाटर का एंथैल्पी है पहले, और जो निकल रहा है वो H क्या है HF1, तो जो निकल रहा है माइनस जो घुस रहा है अपॉन जो जिस रेट से हमारा वाटर हीट हो रहा है, ये हमारा सेकेंड इकोनोमाइजर का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। हीट यूटिलाइजेशन इन सुपर हीटर, सुपर हीटर में हीट यूटिलाइजेशन, तो घुस रहा है H और निकल रहा है H सुपर हीटर, तो H सुपर हीटेड माइनस H इंटू जितना हीट हमारा उसमें इवापोरेट हो रहा वाटर, दैट इज सुपर हीटर का, ठीक है। तो 1 2 और 3, ये तो बहुत इजी है, बॉयलर उसी से निकल समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हीट यूटिलाइज इन एयर प्री हीटर, अब देखो बॉयलर परफॉर्मेंस, ये जो हमारा है इसको देखो, प्री हीटर में TF3 से टेम्परेचर पे एयर आ रहा है, इस टेम्परेचर से बाहर निकल रहा है TF4 टेम्परेचर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब देखो प्री हीटर की बात करें, प्री हीटर में हमारा फ्लू वाटर नहीं जाता है, प्री हीटर में हमारा फ्लू गैसेस जाता है जो उसको प्री हीट करता है, एयर बाहर का जो एयर है उसको प्री हीट करता है जो नॉर्मल एयर है, और फिर उसको बॉयलर में भेजता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हीट यूटिलाइज इन द एयर प्री हीटर TA माइनस T0, ठीक है, TA माइनस T0 एयर का टेम्परेचर, उसके बाद आपका जो हीट एयर का मतलब ये देखो ये प्री हीटर है, ये आपका जो है बाहरी एयर उसका टेम्परेचर T है, प्री हीटर में गया उसको टेम्परेचर हीट कर दिया तो वो T0 हो गया, ठीक है। एयर प्री हीटर जो आपके गर्म हवा थोड़ा निकला वो T0 हो गया, तो ये घुस रहा है कितना TA और निकल रहा है कितना T0, तो TA माइनस T0 उल्टा केस हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा CPA क्या है, एयर का स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, CPA जो एयर है उसकी स्पेसिफिक हीट कितना है इंटू MA मास ऑफ एयर इंटू MF कितने फ्यूल ऑफ अमाउंट से हो रहा है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेज, ठीक है, और मास फ्लो रेट ऑफ एयर इस कर दोगे मल्टीप्लाई तो आपका हीट यूटिलाइज इन प्री हीटर में क्या है निकल आएगा ना। हीट कैरिड अवे बाय द फ्लू गैसेज से कितना हीट आपका ट्रांसफ़र हो रहा है आपके वाटर में, तो उसके लिए देखो TF4 माइनस T0, अब ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये पूरा फार्मूला, अब ये तो इतना तो समझ जाओगे क्या है, ये M.F है, क्या है M.F हमारा है मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस, मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस, और ये 1 प्लस MA क्या है, एक्चुअल में 1 प्लस MA है हमारा MG मास ऑफ फ्लू गैसेस पर KG ऑफ फ्लू, तो मास ऑफ पर KG ऑफ फ्यूल बर्न होने से जो हमारा निकल रहा है 1 प्लस MA और MF ने मास फ्लो रेट ऑफ फ्लू गैसेस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनटू स्पेसिफिक हीट जो फ्लू गैसेस का स्पेसिफिक हीट, और जो फ्लू गैसेस आपका TF4 और T0 है, TF4 जो आपका फ्लू गैसेस बाहर की ओर निकल रहा है, और जो T0 आपका जो ये था आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर वो,
ठीक है। तो इससे हमारा हीट कैरिड कितना फ्लू गैसेस से कितना हीट हमारा वाटर ले रहा है वो इससे निकलेगा। ठीक है। उसके बाद है हीट कैरिड अवे बाय द मॉइस्चर बाय कंबसन। कंबसन होने का जो उसके अंदर मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर के कारण जो हीट यूटिलाइज हो रहा है वो। तो मास ऑफ मॉइस्चर ऑफ कंबसन पर केजी ऑफ फ्यूल निकालना हो, मास ऑफ मॉइस्चर पर कंबशन पर केजी ऑफ फ्यूल इनटू एमएफ, आपका जो ये आपका है हीट कैरिड बाय द फ्लू गैसेस का फॉर्मूला ये पुट कर दो। ठीक है। और हीट लॉसेस अनअकाउंटेड फॉर ड्यू टू रेडिएशन एंड अदर लॉसेस। हीट लॉसेस जो हो रहा है ड्यू टू रेडिएशन और अदर लॉसेस के कारण जो हो रहा है, हीट सप्लाइड जितना हो रहा है माइनस हीट यूटिलाइज जो हो रहे हैं उनको कर दो। आपका नहीं है तो हीट सप्लाइड स्टार्टिंग में क्यू और हीट यूटिलाइज जो जो हो रहे हैं। ठीक है। हीट यूटिलाइज ए, अभी हमने हीट यूटिलाइजेशन Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 निकाला है, सबको ऐड Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी है हीट यूटिलाइजेशन सबको ऐड कर दो और माइनस क्यू किससे कर दो, हीट सप्लाई जो आपने स्टार्टिंग में किया है उससे, तो हीट लॉस आपका निकल आएगा। ठीक है। तो अब देखो, अब जो है ये सब तो हम लोग हीट यूटिलाइजेशन भी आपको निकालना सिखा दिया। अब हीट बैलेंस शीट जो आप बनाओगे, हीट बैलेंस शीट जो बनाओगे, सबसे पहला कॉलम होगा हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड इन फ्यूल में कितना हीट सप्लाई कर रहे हो उसका टोटल हिसाब। ठीक है। तो हीट किलो जूल पर मिनट में जो हीट सप्लाई कर रहे हो दैट इज क्यू एम एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, हीट एनर्जी सप्लाइड इन द फ्यूल। यही हुआ ना। तो हीट एनर्जी सप्लाइड इन द फ्यूल अभी हम देखे थे, हीट एनर्जी कितना फ्यूल में सप्लाई करोगे जितना एम एफ होगा, मास फ्लो रेट ऑफ मास फ्लो रेट, ये ना अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न्ड इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। तो उससे आपका निकल आएगा कितना हीट सप्लाई कर रहे हो इंटू परसेंट 100 कॉलम का। और अगला होगा हीट एनर्जी, जो जो एनर्जी यूटिलाइज हुआ है उसका कैलकुलेशन। ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले हीट यूज टू जनरेट स्टीम। स्टीम को जनरेट करने के लिए जो हीट हो रहा है मतलब बॉयलर से जो हीट निकल रहा है, तो उसके लिए Q1 दैट इज MH-HF1। अभी हम जस्ट देखे थे कि हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर Q1 इज इक्वल टू M0। ठीक है। जो मास ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ स्टीम वाटर, और H-HF1। H आपका जो इंथैल्पी बाहर निकल रहा है बॉयलर से वेट स्टीम का, HF1 जो आपका हीटेड वाटर जो आपके बॉयलर में जा रहा है उसका इंथैल्पी। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इन इकोनोमाइज़र, इकोनोमाइज़र में जब है तो उसके लिए हीट यूटिलाइज कितना हो रहा है M0 HF1 माइनस HF0, जस्ट अभी मैंने बताया। इन सुपर हीटर, इन सुपर हीटर में Q3 के लिए ये फार्मूला। ठीक है। इन एयर प्री हीटर में Q4 के लिए ये फार्मूला। सी हीट कैरिड बाय फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस का कितना हीट कैरी कर रहा है वो। उसके बाद अनअकाउंटेड हीट, अनअकाउंटेड हीट क्या हो जाएगा Q6 दैट इज जितना हीट ये Q, जितना हीट सप्लाई कर रहे फ्यूल को वो Q माइनस जो अभी तक आपने Q1 Q2 Q3 Q4 निकाला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 वो माइनस कर दोगे तो आपका अनअकाउंटेड मतलब हीट लॉस निकल आएगा। ओके। ठीक है। और उसकी परसेंटेज निकाल हर एक का मतलब आपको इकोनोमाइजर का परसेंट एफिशिएंसी निकालना हो, सुपर हीटर का एफिशिएंसी निकालना हो, तो इकोनोमाइजर का जितना हीट यूटिलाइज निकल रहा है अपॉन जितना हीट आप सप्लाई किए हो फ्यूल को इंटू 100 कर दोगे तो उसकी परसेंटेज में निकल आएगी। ओके। तो ऐसे ही हमारा हीट बैलेंस शीट बनेगा। तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब हमारा पूरा जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक इसी में हीट लॉसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। एक और इसमें रहता है कि हीट लॉसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन के कारण जो हीट लॉस होता है उसको भी यहाँ पे काउंट करना पड़ता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है। तो if the carbon burns into CO instead of CO2 then it is known as incomplete combustion। ठीक है। अब आपका जो कोल है वो बर्न कर रहे हो, मीन्स कोल दैट इज कार्बन, कार्बन को बर्न कर रहे हो तो वो CO2 निकलने के बजाय वो CO निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। दिस मीन्स वो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है उसके अंदर। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिली है इसमें CO2 में, मीन्स ये कंप्लीट कंबस्शन है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 1 मिल रही है, मतलब इसमें ऑक्सीजन कम जा रहा है, ये आपका इनकम्प्लीट कंबस्शन है। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। नाउ 1 kg ऑफ कार्बन रिलीजेस 10200 किलो जूल ऑफ हीट। ठीक है। इफ इट बर्न टू CO वेयर एज इट कैन रिलीज 3500 किलो जूल पर के जी। ठीक है। 1 kg ऑफ कार्बन को जब आप जलाते हो तो इतना किलो जूल हीट निकलता है,
बट इफ इट बर्न टू CO वेयरस अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ेगा तब उसकी जो हीट रिलीज होगा वो 35,000 किलो जूल, ठीक है। इफ इट बर्न टू CO2, ओके, एक्चुअल में है क्या, ये देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 kg ऑफ कार्बन रिलीजेस 10,200 किलो जूल ऑफ हीट इफ इट बर्न CO। अगर आपने कोल को क्या किया, बर्न कर रहे हैं, कोल को बर्न कर रहे हैं मीन्स कार्बन को बर्न कर रहे हैं, तो 1 kg ऑफ आपने कोल को या कार्बन को बर्न किया तो आपका 10,200 किलो जूल ऑफ हीट निकला। और हीट इतना हीट निकला क्योंकि उसमें बाकी जो है वो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, मीन्स आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन हो रहा है। बट जब आपका कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है मीन्स CO2 निकल रहा है, तब आप देखें कि आपका जो हीट रिलीज हो रहा है 35,000 किलो जूल पर kg, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मीन्स आपका ये कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है। सो द हीट लॉसेज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन इज, इतने टोटल जितना आपका कंप्लीट कंबस्टन में निकल रहा है माइनस इनकम्प्लीट में जितना निकल रहा है, दोनों को माइनस कर दोगे तो 24,800 किलो जूल हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन। So the presence of CO in the flue gases indicate incomplete combustion of the fuel. Okay, now if the percentage of CO and CO2 in flue gases by volume are known, then the carbon burned to CO instead of CO2 per kg of fuel is given by, now the mass of carbon burned to CO is equal to CO into कार्बन मोनोऑक्साइड जितना निकल रहा है इंटू कार्बन अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2। इससे आपका मास ऑफ कार्बन बर्न टू CO, कितना अमाउंट ऑफ CO बर्न हो रहा है वो निकल रहा है, वो निकल आएगा। Where CO and CO2 are expressed as percentage by the volume in the flue gases and C are the fraction of carbon in 1 kg of fuel. Okay, now heat loss due to incomplete combustion of carbon per kg of fuel क्या कितना हो जाएगा हमारा, CO इंटू C अपॉन CO2 प्लस CO इंटू 24800 किलो जूल पर kg ऑफ फ्यूल। पर kg के लिए हमारा हीट लॉस हम अभी देखे थे कि 24,800 हीट लॉस हो रहा था, इतना ज़्यादा, तो हीट लॉस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन से हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। तो ये भी कभी कभी हमें कैलकुलेट करना पड़ जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हीट बैलेंस शीट करते हुए, जिससे हमको हीट बैलेंस शीट का जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।